ठीक है। ये क्या है, ग्राफ है टेम्परेचर और कार्बन परसेंटेज का, है ना। इसमें स्ट्रक्चर के अनुसार ये ग्राफ बनाया गया है, कौन से टेम्परेचर में कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा स्टील का, ये इसमें बताया गया। तो इसमें सबसे पहले समझना है कि नीचे नीचे जो लाइन है ये किसका है, कार्बन परसेंटेज। कार्बन परसेंटेज में क्या है, 0.25%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 0.84% और 1%। ये कार्बन की मात्रा है, प्रतिशत मात्रा। और इधर वर्टिकल में ये टेम्परेचर है, तापमान डिग्री सेल्सियस में 600, 650, 723, 750, 800, 900, 1000। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने बुक में पढ़ा होगा, कार्बन परसेंटेज में 0.84% कार्बन की मात्रा है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पियरलाइट। पियरलाइट, ठीक है। इससे पहले 0.84% कार्बन की प्रतिशत मात्रा से पहले जो स्ट्रक्चर होगा वो फेराइट प्लस पियरलाइट का मिश्रण रहेगा। जैसे फेराइट में क्या होता है, 0% कार्बन, 0% मीन्स यहाँ पे आएगा फेराइट, है ना। लेकिन 0 से जैसे जैसे प्रतिशत मात्रा बढ़ रही है तो वहां पे क्या होगा, फेराइट प्लस पियरलाइट का मिश्रण होगा। समझ में आ रहा है। 0 से लेकर के 0.84% तक जो स्टील का स्ट्रक्चर होगा वो फेराइट प्लस पियरलाइट का मिश्रण होगा। ठीक है। फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। और जो पियरलाइट है 0.84% कार्बन की मात्रा है, इसको क्या कहते हैं, यूटेक्टोइड स्टील, जिसको पियरलाइट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्लियर। पियरलाइट से आगे बढ़ेंगे, 0.84% से अधिक कार्बन की मात्रा है तो वहां पर सीमेंटाइट प्लस पियरलाइट का मिश्रण। सीमेंटाइट यहाँ पे रहेगा, है ना, आगे चलेंगे सीमेंटाइट आएगा, सीमेंटाइट और ये पियरलाइट का मिश्रण यहाँ पे हमको प्राप्त होगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। क्या कहते हैं, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। सिंपल है ना समझने में। यूटेक्टाइड 0.84% कार्बन की मात्रा, उसको यूटेक्टाइड कहते हैं। जिसमें कार्बन की मात्रा 0.84% से कम हो, हाइपोयूटेक्टाइड, और अधिक हो, हाइपरयूटेक्टाइड। समझ में आ रहा है, ऐसा समझ सकते हैं, इस तरीके से याद किया जा सकता है। अब जैसे हम स्टील की संरचना में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको गर्म करना पड़ेगा हमको, है ना। हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, गर्म करते हैं स्टील को। तो गर्म करने से जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जब कोई भी जो स्टील है उसका तापमान 723 डिग्री सेल्सियस आता है तो उसको कहा जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब यहां से उसके संरचना में बदलाव शुरू होता है इस टेम्परेचर के बाद में। जैसे स्टील को हम गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे गर्म होगा, एक साथ तो 723 डिग्री नहीं आएगा ना, धीरे धीरे वो 100, 200, 300, 600 ऐसे करते करते वो 723 डिग्री सेल्सियस तक जब जब जाएगा, वहां तक उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर वो पियरलाइट है तो यहाँ तक पियरलाइट ही होगा, है ना। फेराइट प्लस पियरलाइट का मिश्रण है तो यहाँ तक फेराइट प्लस पियरलाइट ही रहेगा। सीमेंटाइट प्लस पियरलाइट है तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक वो सीमेंटाइट और पियरलाइट ही होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही 723 डिग्री सेल्सियस क्रॉस किया तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट बन रहा है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में बदलाव प्रारंभ हो रहा है।
है ना, दो पढ़े आपने, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में जब जाता है तो उसकी संरचना में पूर्णतः बदलाव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसकी जो संरचना है उसमें बदलाव हो जाएगा, मतलब वो ऑस्टेनाइट बन गया। यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब वो अपना ऑस्टेनाइट बन गया, है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑस्टेनाइट बन गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो पीयर लाइट होगा, जिस भी स्टील में उसकी संरचना पीयर लाइट की होगी, तो उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है। मतलब 0.84% वाले कार्बन परसेंट वाले जो स्टील है उसको आप गर्म करेंगे तो जैसे ही 723 डिग्री सेल्सियस होगा वो पीयर लाइट से ऑस्टेनाइट में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ हमको शो कर रहा है ना, इस तरीके से रहता है। और जैसे जैसे कार्बन की प्रतिशत मात्रा इधर इधर अगर कम हो रही है तो कम हो रही है मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। और यहाँ पर भी 0.84% कार्बन से आगे जब जा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर पीयर लाइट जो है उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है सेम होता है, एक समान होता है। जैसे 723 डिग्री सेल्सियस आया पीयर लाइट के लिए, वो ऑस्टेनाइट में तुरंत परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर पीयर लाइट और पीयर लाइट है, फेराइट और पीयर लाइट का मिश्रण है, तो इसके लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तो सेम है सबके लिए, चाहे वो फेराइट प्लस पीयर लाइट का मिश्रण हो, पीयर लाइट हो, या सीमेंटाइट प्लस पीयर लाइट का मिश्रण हो, सबके लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक समान है। लेकिन इसके लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा, इसके लिए अलग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा। अब वो कार्बन की प्रतिशत मात्रा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना होगा। समझ में आ रहा है? Yes. कार्बन की प्रतिशत मात्रा अगर ज्यादा कम है, यहाँ पर कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो कम है, तो उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, अधिक है ना। पर जैसे जैसे कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ रही है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कम होते जा रहा है, डाउन हो रहा है ना यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे 0.84% से आगे जाएंगे तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये ग्राफ रहता है, इसे समझना है आपको। मतलब उसके अब ये है क्या, हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, उसके गुणों में परिवर्तन कर रहे हैं ना। पहले ही पढ़ा है आपने कि हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो स्टील है उसी गुणों में परिवर्तित किया जाता है ना। पहले अब गुणों में परिवर्तन होगा मतलब उसके संरचना में परिवर्तन होगा। पहले वो फेराइट प्लस पीयर लाइट था, जैसे जैसे गर्म किए तो आप अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में गया वो ऑस्टेनाइट बन गया, परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे जाकर कठोर हो जा रहा है ना। यहाँ पे सीमेंटाइट प्लस पीयर लाइट का मिश्रण है, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट बन गया। समझ में आ रहा है? तो ये ठीक। अब इसमें कुछ तो डाउट तो रहेगा ही।